उसके मुंह में करता था, उसको मसलन के कहीं नहीं छोड़ता था। इसने अपनी कज़नों के साथ जो है वो 8 माह तक गलत कारी करता रहा। क्योंकि हमने उसको बड़ा भाई समझा। अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रखा कि मेरी बेटियां घर में सेव हैं। मुझे नहीं पता उनकी इज्जतें घर में ही लुट रही हैं। और बच्चियां इतनी दबी हुई थी कि बच्चियां मुझे बताती ही नहीं थी। क्योंकि मेरी जो बेटी है 11 साल की है, उसके साथ भी इसने ये करने की कोशिश की। वो बड़ी थी, उसको कहा कि मेरे साथ धुलनों वाला डांस करो, अपने कपड़े उतारो। वो बड़ी थी, वो हाथ छुड़ा के नीचे चली गई, वो उसके हाथ नहीं लगी। जो छोटी बेटी है वो 8 माह तक इसके हाथ लगी रही। ये पता उस दिन चला जिस दिन इसने अपने चचा के बेटे को भी इसने साथ मिलाकर उसके साथ ये काम करना शुरू कर दिया। और कज़न को भी ऐड कर लिया साथ में, को ऐड कर लिया। पास बैठ के मेरी बेटी के साथ बड़े वाले ने छोटे से काम करवाया। वो किसी और जगह से नहीं छेड़ता था, उसको पीछे से छेड़ता था या उसके मुंह में वो करता था। वो उसके मुंह के अंदर जाता था। बच्ची के ब्लैक हेड्स पड़ना शुरू हो गए, नोज बहता था, बंद नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, जिस बदबख्त शख्स की आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने अपनी कज़नों के साथ जो है वो 8 माह तक गलत कारी करता रहा और ज़्यादती करने की कोशिश करता रहा। ऐसी घटिया और संगीन किस्म की हरकत और सकनात उनके साथ करता रहा जो मैं मीडिया में बयान नहीं कर सकता। इस वक्त जो मेरे साथ माँ जी मौजूद है, ये भी बयान नहीं कर सकती। और इनकी उम्र जो है वो 17 साल है और इनकी बेटियों की और बेटे की उम्र बताऊं तो 8 साल है, 13 साल है। यानी ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनको इस चीज़ का पता भी नहीं है। जो उसको उस बदबख्त को अपना भाई कहकर पुकारती थी, अपना जो है वो साया समझती थी। और माँ जी भी यही समझती थी कि ये इनका बड़ा भाई है, इनका सहारा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बदबख्त शख्स, ये सहारा जो है उनके ऊपर अजाब बना हुआ है। अब ये कहानी है क्या, ये कितने महीनों तक जो है वो इनके साथ गलत कारी करता रहा और माँ जी को कैसे पता चला, आइए तमाम तर कहानी जो माँ जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ से आई हैं और ये वाक़या जो है वो कैसे शुरू हुआ? मैं बागबानपुरा से आई हूँ, थाना गुजरपुरा के पास से। वो हमारे घर के पास ही लगता है। ये जो मेरी बेटी है, एक मेरी बेटी 8 साल की है, एक मेरी बेटा 7 साल का है, एक मेरी बेटी 11 साल की है। जो मेरे घर में जेठ का बेटा है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। ये जो बेटा था ना, ये हमारे हाथों में बड़ा हुआ था। हमने इनको अपने हाथों से पाला था। तो जो हमारे बच्चे थे इसके हाथों में बड़े हुए थे। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि ये घर का बड़ा भाई है। बाहर अगर बच्चियाँ हो, दबका लगा के इनको अंदर लेके आओ, या फिर जो भी है मसला था ना, भाई वो करती थी। इसका नाम अलीम था। यानी आप लोगों की जॉइंट फैमिली थी, आप लोग सारे एक साथ रहते थे। आप लोगों ने समझा हुआ था कि ये बड़ा बेटा है घर का, तो ये सबका सहारा है। मुझे नहीं पता कि मैंने बाहर की दुनिया से अपनी बच्चियों को बचा के रखा, तो मेरी घर में इज्जतों में हाथ डाल रहा है। मैंने बाहर में बच्चियों को आज तक नहीं निकाला था। मैंने अपनी बेटियों को अपने घर के अंदर रखा कि मेरी बेटियां घर में सेव हैं। मुझे नहीं पता उनकी इज्जतें घर में ही लुट रही हैं। और बच्चियां इतनी दबी हुई थी कि बच्चियां मुझे बताती ही नहीं थी कि मम्मा हमारे साथ ये हो गया है। वो रोती भी थी, लेकिन वो हमें मैंने कई बार पूछना भी, वो मुझे बताती नहीं थी। वो इस कदर उनको टॉर्च करके मारता था। साल एक तरस नहीं आता था कि छोटी बच्चियां जिनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है। एक बार उसने कहा भी, चाची ये मेरा कहना नहीं मानती। मैंने कहा इसको थप्पड़ लगाया करो, इसको घूरा करो। फिर मैंने अपनी बेटी को ही कह दिया। मैंने कहा क्यों नहीं कहना मानती तुम अपने भाई का? अच्छा, वो यानी कि दबे अल्फाजों में दूसरी तरफ इशारा कर रहा था। मुझे नहीं पता था, मैंने खुद ही कह दिया क्यों नहीं कहना मानती, ये तुम्हारा कहना ना माने, इसको थप्पड़ लगाया करो। क्योंकि हमने उसको बड़ा भाई समझा। बेटी ने तो यही समझा कि अब भाई का हर हुक्म मानना है। क्योंकि मेरी जो बेटी है 11 साल की है, उसके साथ भी इसने ये करने की कोशिश की। वो बड़ी थी, उसको कहा कि मेरे साथ धुलनों वाला डांस करो, अपने कपड़े उतारो। वो बड़ी थी, वो हाथ छुड़ा के नीचे चली गई, वो उसके हाथ नहीं लगी। जो छोटी बेटी है वो 8 माह तक इसके हाथ लगी रही। ये पता उस दिन चला जिस दिन इसने अपने चचा के बेटे को भी इसने साथ मिलाकर उसके साथ ये काम करना शुरू कर दिया। और कज़न को भी ऐड कर लिया साथ में, को ऐड कर लिया। उस कज़न का दुख मुझे इसलिए कि वो मेरी बहन का बेटा भी था, मेरे देवर का भी बेटा था। उसने मुझे नहीं बताया कि आंटी ये काम करता रहा है। वो मुझे बताता तो मुझे पता चल जाता। 17 साल का था जो 8 माह वो ट्रेंड था, जो 13 साल का था वो ट्रेंड नहीं था। ये बच्चा इस तरह से उसको जो है उसने वर्गलाया कि वो आपको बताने की बजाय वो भी साथ मिल गया उसके। उसने पास बैठ के मेरी बेटी के साथ बड़े वाले ने छोटे से काम करवाया। और जो छोटे वाला था, जब बड़ा वाला नानकों में चला गया, ईद के तीसरे दिन मेरी बेटी के साथ ये टचबंड करके उसके मुंह में करता था। उसको मसलन के कहीं नहीं छोड़ता था। वो कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट मैं कैसे करवाऊँ जब वो किसी और जगह से नहीं छेड़ता था, उसको पीछे से छेड़ता था या उसके मुंह में वो करता था। वो उसके मुंह के अंदर जाता था। बच्ची के ब्लैक हेड्स पड़ना शुरू हो गए, नोज बहता था, बंद नहीं होता था। वक्त को शर्म नहीं आती थी कि वो उसके अपनी बहन, छोटी बहन ही थी उसकी, उसके मुंह में
इस दिन मुझे पता चला, मैं उसी दिन FIR कटवाने चली गई। अगर मुझे पहले पता चलता मैं उसी दिन ये स्टेप ले लेती। हमने 3 दिन अपने बहन भाइयों को इकट्ठा किया, हमारी आके बात सुनो, हमारे घर में ये बात हो गई है। अपने हस्बैंड के बहनों को हम रोए बड़ा जाके, हमारी आके बात सोल्व करो, हमारी किसी ने बात सोल्व नहीं की। मैं FIR कटवाने चली गई, थाने में गई मैं, वहाँ पे 2 बजे गई, मुझे रात के 11 बज गए, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। मैं वहाँ पे रोई पीटी, अफसरों ने मेरा मजाक उड़ाया। दिन 2 बजे गई और रात 11 बजे वापस आई, इतने घंटों तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई? किसी ने नहीं कहा कि किसी ने आपके सर पे हाथ भी नहीं रखा? किसी ने नहीं, मैं रोती थी। मुझे ऑफिसर वहाँ के कहते थे अपनी इज्जत नीलाम करने आ गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बेटियाँ छोटी छोटी हैं, इनकी आगे शादियाँ नहीं करनी। मैंने कहा मेरी इज्जत तो लुट चुकी है, इसके आगे क्या है मुझे बताएं, इसके आगे क्या है? मुझे कहते हैं आगे से बोलती हो, मुझे टेबल पे हाथ मार के ना धक्के लगाते थे। मेरे हस्बैंड को कहते अपने नाम ये एप्लीकेशन करो, वो कहते नहीं एप्लीकेशन इसके नाम ही होगी। इसको कहते कि तुम हम परदेसी बंदे हैं, तुम लोग सुलह कर लो। वो जो मुझे इन्वेस्टिगेशन दी गई थी वो मुझे कहती है अगर ये बाज नहीं आती इसके ऊपर भी पर्चा करवा दो जो थी। कहीं वो ये तो नहीं सोचते थे कि जेठ देवरानी या देवरानियों का आपस में कोई चपकलिश हो, कुछ जिद हो, उस वजह से हो? नहीं, मैं वहीं पे बैठी हूँ उसी घर में, वो भाग चुके हैं, वो उस दिन से भागे हैं, बच्चे भी और दोनों फैमिलियाँ भी, वो घर में नहीं रह रही। अगर मैं झूठी हूँ तो मैं भी भाग जाऊँ। मैं वहीं बैठी, मैं किसी लोगों के पास नहीं जा रही, मैं अकेली थानों में जा रही हूँ, मैं अकेली रो रही हूँ, मैं अकेली पीट रही हूँ, वो लोग नहीं रो रहे। क्या कहते हैं पुलिस वाले? और आपकी FIR इस वक्त हो चुकी है? FIR मेरी 377B मेरी काटी है उन्होंने। बच्चों को अरेस्ट किया है और रात को छोड़ देते थे, दिन को बुला लेते थे। रात को मैं एक दिन गई हूँ, मैंने कहा मैं बच्चों को देख के आऊँ, मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आते बच्चे। यकीन माने मैं 5:30 बजे गई हूँ, बच्चों को ऊपर पंखा, ठंडा कूलर और चारपाई दी हुई थी। उनको मुकम्मल तौर पे पुलिस वालों ने मुल्जिमान को प्रोटोकॉल दिया हुआ था इनके बतौर? जाती थी, मुझे मिलने नहीं देती थी। मैं कहते थे मुझे बच्चे दिखाओ, वो कहते अपने इन्वेस्टिगेशन को कॉल करो। इन्वेस्टिगेशन को कॉल करती हूँ, वो मेरी कॉल नहीं उठाती। मैंने उसको कई बार मैंने कहना मुझे भी बता दे, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। मुझे आगे से कहती थी कि तुमने एप्लीकेशन दी हुई है ना तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे, लेकिन आप अचानक आई थाने में। मुझे ये भी पता चला कि उनको पता चल गया ना कि मैं अचानक आई हूँ। मुझे वहीं से किसी ने कहा कि बाजी आप अचानक आ गई है ना, इन थानों वालों की तो ईद हो गई है, जो खाना दे रहेगा, नाश्ता दे रहेगा, उनको बताएंगे कि आज बीबी जो है वो ऊपर से आ गई है, तो अब हम इनको हवालात में नहीं बैठा सकते, हमें पैसे और दे। उन्होंने पैसा बहुत भरा है, बहुत पैसा दिया। मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, ना मैं इसलिए ना मेरे पास पैसे थे। उनको आपने ये नहीं बताया कि आप भी बेटियों वाले हैं, आप भी बेटों वाले हैं, आप भी इज्जतों वाले हैं? मुझे वहाँ पे लोग बैठ के पता क्या कहते थे, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन कटवाई थी, बाजी या कहारू लफ्ज़ परे, अब आपको सुबह से देख रहे हैं, आपकी मदद या कहारू लफ्ज़ से होगी। अल्लाह ही कर सकता है, रियासत आपको इंसाफ नहीं देगी। मुझे इंसाफ वहाँ से नहीं मिला। मुझे PSAF में बुला लेती थी, मुझे कहती थी बच्चे वहाँ पे पिकनिकें मनाते थे, खाने खाते थे। एक कांस्टेबल है मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, जो इसके साथ आया हुआ था। क्या कहता था? उसने मुझे कहा, मैंने कहा वो ना बच्चों को दोनों को मोबाइल दिखा रहा था और खाना कैंटीन से खिला रहा था। मैंने उसको कहा, सब इंस्पेक्टर को, मैंने कहा मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मैं रोती हूँ दिन रात, मैं क्यों नहीं खाना खा रही, ये यहाँ पे पिकनिक पे आए हुए। इसी बात पर उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, बकवास बंद करो, तुम क्या बोल रही हो, ये वो। मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं आगे से? कहती वो भी ऑफिसर है। मैंने कहा वो ऑफिसर है तो उसको तमीज़ नहीं है बात करने की। आपने ये नहीं कहा कि ये बहन बेटियों वाला नहीं है? कहती मैं इन पे जुल्म कर दूँ, मुझे बोलने नहीं देती थी। कहती तुम जहाँ पे भी जाती हो तो तुम मेरी इंसल्ट करवा देती हो। मेरी बात नहीं सुनती थी वो। आज तक उसने बच्चे 9वें 10वें मुहर्रम के छोड़ दिए। वो कहती ना बालिग हैं ये बच्चे, मैं अरेस्ट नहीं कर सकती, मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकती जब तक पोलोग्राफी टेस्ट नहीं आएगा। तो आप ये सब कैसे साबित करेंगी? आप हल्फन कह सकती हैं कि आपके बच्चों के साथ कह सकती हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे बच्चे 1 बाय 1 बताते हैं। इससे बड़ा मैं सबूत क्या दूँ कि छोटे छोटे बच्चे रोमांस की बातें बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को ये तो नहीं सिखा सकती। फिर वो जो मैं वहाँ से हटी, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, आज तक मेरी कॉल नहीं उठाई। वो मुझे यही कहती है टेस्ट आएगा देखेंगे, बच्चे दंदनाते फिर रहे हैं, मुजरिम जो है वो उसने अरेस्ट नहीं किए। उन्होंने आज ये काम किया है, दूसरा लड़का ट्रेंड किया है, कल को वो किसी और की बच्चियों को छोड़ेंगे। तो मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा कदम किया जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए कि बच्चियों को सेफ्टी मिले। मैं CCD में गई हूँ, मैंने कहा है वहाँ जाके, मैंने कहा मरियम नवाज ने तो इतना कुछ अलाउ कर दिया है, CCD हमारी लड़कियों के लिए उसने कर दी हुई है। मेरी बात सुने, मेरे बच्चियों के साथ ये होगी। उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने मुझे कहा आप ना इचरा थाने में चले जाएँ, इचरा SD क्वार्टर में।
मैं वहाँ गई, उन्होंने मेरी वहाँ नहीं सुनी, उन्होंने मुझे कहा कुर्बान लाइन चली जाए। मैं दोपहर में वहाँ से कुर्बान लाइन गई, कुर्बान लाइन से उन्होंने मुझे फिर इचरा में भेज दिया। इचरा में मैं आई हूँ, उन्होंने मुझे कहा बीबी मैं ब्लैकमेल करने आ गई हूँ, जाओ ये हमारे साथ एप्लीकेशन मैच नहीं होती, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास जाओ। मैंने कहा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब, डीआईजी फैसल कामरान साहब, ये माँ पूरे लाहौर में इंसाफ के लिए दर बदर हो रही है। कभी इसको पुलिस वाले कहाँ भेज देते हैं, कभी कहाँ भेज देते हैं, और उल्टा इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप तो ब्लैकमेलर हैं। अब जिसकी बेटियों की इज़्ज़त पामाल हो गई है, वो बेटियां जिनको इन चीज़ों का गुड टच बैड टच का पता ही नहीं है, उनकी इज़्ज़तें पामाल हो गई हैं, और आप लोग इंसाफ देने की बजाय उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त पुलिस वालों को जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है, थाना सिस्टम को जो है वो चेंज कर रही हैं, बॉडी कैम लगा रही हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन आप ये देखें अपने पुलिस वालों का चेहरा कि किस तरह जो है वो एक माँ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब माँ जी मुझे ये बताइएगा कि जब आप अपने बच्चों की तरफ देखती हैं और दूसरी तरफ रियासत को देखती हैं, तो आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? जिस बेबसी का आलम है, बच्चों को देख के क्या महसूस होता है? नहीं मिलेगा मुझे इंसाफ। मुझे एंड वाली जो मेरी लगती है मेरी मदद, वो मेरी सिर्फ मरीम नवाज़ करेगी, क्योंकि मरीम नवाज़ ने आज तक ये मुंतहा का पहले वाला केस था, उसके बाद मेरे बच्चों के साथ, उसके बाद मेरे बच्चों का केस सामने आया, उनके मुजरिम कैफरे करदार तक पहुंचे हैं, इंशाल्लाह मेरे मुजरिम भी पहुंचेंगे। अच्छा, जब आप सीसीडी के पास गई हैं, सीसीडी तो फ़ौरन ही जो इस तरह के गुड टच बैड टच या कोई भी केस हो तो उनको फ़ौरन हल कर देती है, पार कर देती है, फुल फ्राई हाफ फ्राई कर देती है। तो आप लोगों को सीसीडी ने क्या कहा? उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने कहा बीबी ये हमारे महकमे के साथ मैच नहीं है, ये थाना हमें नहीं लगता, आप गुज्जरपुरा में जाएं। मैंने कहा मैं वहाँ से धक्के खा के आई हूँ, अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ नहीं लगती, मैं 9 बजे की आई हूँ, आपने मुझे इचरा में भेजा, इचरा वालों ने मुझे कुर्बान लाइन भेजा, कुर्बान वालों लाइन में मुझे फिर इचरा में भेजा। मैं सुबह की यहाँ पे दोपहर के साथ बच्चों के साथ भूखे पेट, मैंने कहा मैं फिर रही हूँ, तो फिर मुझे आप सुबह कोई बोल देते। मैं गेट से बाहर निकली हूँ, वहाँ पे 2 कदम आगे गई हूँ, मेरे हस्बैंड बेहोश होकर वहीं पे गिर गए हैं। मैं वापस थाने में भागी हूँ, मैं वहाँ अफसरों को बोली, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। मैं उस ऑफिसर के पास भी गई हूँ, मैंने कहा बाहर आए मेरे हस्बैंड को देखे, अगर कुछ हो गया, मैंने कहा मैं सुबह से लेकर यहीं पे बैठूंगी गर्मी के साथ। मैंने कहा आया हमें 4 बज गए, 9 बजे के हम सीसीडी के पास आए, हमें 4 बज गए। उन्होंने कहा जा बैठी रहे, सारी दिहाड़ी बैठी रहे, चल जा जो करना है ना, तू कारसी कुछ नहीं करना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन करेगा जा। ये परसों की बात है, फिर मैं कल कहीं नहीं गई। फिर मैं मरीम नवाज़ के लिए न्यूज़ में आई हूँ कि मेरे लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बच्चियों को जो है इंसाफ मिले और इनके जो मुजरिम है इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। आप मरीम नवाज़ साहिबा को और डीआईजी फैसल कामरान साहब को क्या पैगाम देंगी? मरीम नवाज़ साहिबा तो ये समझती हैं कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, और बच्चे जो मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्रें 8 साल 6 साल हैं, जिनको पता भी नहीं है, उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो उन मरीम नवाज़ साहिबा को आप क्या पैगाम देंगी? हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी बड़ी एक्टिव है इन मामलों में। मरीम नवाज़ साहब को और हिना परवेज़ भट्ट को भी मैं यही पैगाम दूंगी कि जो मेरी बच्चियां भी खिली भी नहीं है, अगर इनके खिलाफ मुजरिमों के खिलाफ एक्शन ना हुआ ना, मैं अपनी बच्चियों की देनदार होगी। उन्होंने कहना इतनी देर मुजरिमों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, हमारी माँ हमारे लिए स्टैंड हुई, फिर भी कुछ ना कर सकी। इसलिए मुझे जो है मरीम नवाज़ से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तमाम कहानी हमने आपके सामने रखी कि किस तरह मासूम बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की गई, और इस माँ पर उल्टा जो है वो पुलिस जो है इल्ज़ामात लगा रही है। इस वक्त ये मामला जो है पुलिस के सामने, और ये तमाम तर कहानी हमने भी आपके सामने रखी। इस स्टोरी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरीज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।